देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। BMTC 134 जो है ये मतलब थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप लोगों को ये जो बुक है, इस बुक का हर एक मतलब वर्ड या फिर हर एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, पर यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी भी आते हैं। अभी तो थ्योरी भी हो गया है, तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो गया है। पर पहले ऐसा था कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सभी को समझने में, और बहुत बैक लगता था इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इजी हो गया है। आप लोगों को क्या करना है, ये जितने भी स्टूडेंट्स BMTC 134 का एग्जाम देते हैं उनको थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब आपको जैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इसे तो मतलब पास हो जाएंगे, तब आप पास नहीं होंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ इसका प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकती हूँ, तब आपको जाकर मतलब पासिंग मार्क्स मिलेगा। ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज आपको लगता है कि समझ में आ गया, बहुत अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम में जाकर देख रहे हैं कि वो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है। स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बता रहे थे, ये डरा नहीं रहे थे आप लोगों को, बता रहे थे ताकि आप लोग जब पढ़ाई करें तो थोड़ा सा मतलब समझ के पढ़ें और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें। ठीक है, आप लोग सभी फरवरी से ही ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि आप सभी मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब क्या है, एजुकेशन आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, तभी तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं सभी को बोल रही हूँ कि अभी से अगर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़िए, हो जाएगा। ठीक है, पास हो जाएंगे। इसमें मतलब पास होना ही थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। मतलब 100 मार्क्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने देखा है शायद 63, 100 में। तो अभी तो 50 के अराउंड ही सबके मार्क्स आते हैं, 40 to 50 के अराउंड, 52 53। ठीक है, या फिर 40 46, अभी ऐसे ही मार्क्स आते हैं जितने भी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 36 38 में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये BMTC 134 जब पढ़ना है तो ध्यान लगा कर पढ़ना है। और इसमें ये जो टॉपिक है, ये सभी मतलब चीज़ें किसी भी पिछले जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं, कैलकुलस और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रियल एनालिसिस, किसी भी टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं है इसका, तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बोल रहे हैं सम प्रिलिमिनरीज। फर्स्ट जो यूनिट होता है वो पहले सभी टॉपिक को मतलब रिकॉल करने के लिए ही होता है। तो ये यूनिट जो है वो सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सभी कोड के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सभी ज्वाइन हो गए ना। देखिए क्या बता रहे थे कि ये जो फर्स्ट यूनिट है, अ, हम पहले कुछ बता रहे थे कि ये जो 134 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कोई अगर एग्जाम देकर आए हैं तो वो शायद रिलेट कर पा रहे हैं इस बात के थ्रू। बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगता है इसमें, और ये जो है हर एक वर्ड को आपको समझना होगा। ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, हर एक जगह पर आपको थ्योरी नजर में आएगा, और उसका सभी का
डेफिनेशन वगैरह याद रखना पड़ेगा। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल बेसिस। तो वहाँ पर थ्योरी को लगाकर कैसे न्यूमेरिकल्स करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स को के लिए। तो ये क्या है, यूनिट 1 सम प्रिलिमिनरीज। तो प्रिलिमिनरीज क्या है कि पहले ही हम जो जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसको थोड़ा सा जान लेंगे। डिविजिबिलिटी बाय जेड और ये सभी का जो यूनिट 1 होता है वो क्या होता है, यूनिट 1 में से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज नहीं होता है। 2 और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा से ज्यादा हो गया तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, टोटल 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पार्टीशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी तो परमुटेशन का भी और एक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इंट्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैट्रिक्स का इंट्रोड्यूशन दिया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, एक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो पहले क्या है, डिविजिबिलिटी इन जेड। तो जेड क्या है, जेड किसी को पता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ना। इंटीजर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डिवाइजर किसे कहेंगे, और ये जो इस तरीके से साइन लिखा होता है इसको क्या कहेंगे। डेफिनेशन क्या दिया गया है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए एंड बी दो एलिमेंट से जेड का सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का, जहां पर ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर ए जो एलिमेंट लेंगे वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ए डिवाइड्स बी, क्योंकि 0 से अगर किसी को हम डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0/0 तो हमें पता ही नहीं होता है, हम इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। तो ए डिवाइड्स बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, अगर वहां पर एक ऐसा इंटीजर सी होता है सच दैट बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि b/a दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, c होता है, ठीक है। यही बेसिकली हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। a डिवाइड्स b, रीड इट एज क्या पढ़ेंगे, a इज ए डिवाइजर ऑफ b, ठीक है। a is a divisor of b, b is divisible by a, ठीक है। b जो है divisible by a, या फिर a क्या है, एक divisor of b, and b is a multiple of a। कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा नंबर है वो क्या हो रहा है, पहले लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 6, ऐसे लिख सकते हैं। 3 को ए एंड 6 को बी मानेंगे। और लिख सकते हैं 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 9, ठीक है। या फिर क्या बताएंगे, 9 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसको ऐसे लिखेंगे। और क्या यहाँ पर सी एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर c इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर c इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 9/3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, एंड 6/3 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और अगर a डज नॉट डिवाइड b, ठीक है, a इज ए डिवाइजर ऑफ b, कैसे लिखेंगे, a डिवाइड्स b, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। a डज नॉट डिवाइड b, ठीक है, a डिवाइड b इस तरीके से लिखेंगे। a डज नॉट डिवाइड b, यहाँ पर एक क्रॉस साइन कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, 5 इज डिवाइड 5 इज ए डिविजर ऑफ 30, मतलब 30 इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 5, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ देयर इज एन इंटीजर 6, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस 7 इज डज नॉट डिवाइड 30, ठीक है। 7 डज नॉट डिवाइड 30, तो यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं होता है ऐसा कि 30 इक्वल्स टू 7 इंटू समथिंग, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। रिमार्क क्या है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, जहां पर ए नॉट इक्वल्स टू 0, इफ ए डिवाइड बी, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी। ये यहाँ पर सी इज यूनिक, ठीक है, एक ही सी हो सकता है यहाँ पर। यूनिक मतलब क्या है, सी की एक ही वैल्यू हो सकता है एक टाइम में, ठीक है। उसके बाद रिमार्क 2 क्या है, कमिंग टू 0,
अगर जीरो एलिमेंट भी तो z के अंदर है ना, z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर के अंदर जीरो भी है। नोट दैट जीरो इंटू जेड दिस इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक है। इट सीम्स दैट जीरो बाई जीरो, हाउएवर जीरो इंटू वन एंड जीरो इंटू माइनस वन दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, बट वन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। इसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि जीरो से ये जो प्रॉपर्टी था, मतलब डिविजिबिलिटी बाय जेड, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। जीरो बाय जीरो अनडिफाइंड होता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म भी होता है। जीरो बाय जीरो को हम नहीं निकाल सकते, कोई भी टर्म के नीचे अगर जीरो हो जाए तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E1 क्या दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है। लेट ए बी सी बी नॉन जीरो इंटीजर्स एंड यहाँ पर a डिवाइड्स जीरो, ठीक है। तो जीरो बाई यहाँ पर क्या है ए, तो हर एक एलिमेंट जीरो को डिवाइड करता है और यहाँ पर क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा जीरो इक्वल्स टू जीरो इंटू ए, ठीक है। और जहाँ पर जीरो बिलोंग्स टू जेड हो रहा है, ये जीरो जो क्या है ये सी है, तो सी यहाँ पर हमें एक सी मिल रहा है जो बिलोंग्स टू जेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस माइनस वन डिवाइड्स ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा एक सी लाना है कि वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन इंटू ए, ठीक है। तो ये वन जो है ये बिलोंग्स टू सी है, और फिर माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू ए। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, ये सभी जो दिया गया है ये सभी आप लोगों को करना है, प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ नहीं हो पाए तो यहाँ पर यूनिट वन जो है, यूनिट वन के खत्म होने के बाद इसका आंसर दिया गया है, तो आंसर को एक बार देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो इसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। E1 जो है आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसका बेसिक जो है ये कहाँ पर बेस है, मतलब कहाँ से इसको कर सकते हैं कि a डिवाइड्स b, ठीक है। मतलब b इज डिविजिबल बाय a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट c है जहाँ पर b इक्वल्स टू क्या होता है, c इंटू ए होता है, ठीक है। ये जो बेसिक या फिर फंडामेंटल है, इस फंडामेंटल पे ये सभी यहाँ पर पांचों प्रूफ जो है ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसके मदद से आप लोगों को ये करना है, एक बार कोशिश कर लीजिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या दिया गया है, लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड, तो जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर का हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है, एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। उस सबसेट में या फिर उस सेट में जेड का एक सबसेट दिया गया है एस, उस सेट में एक ऐसा एक एलिमेंट है इज कॉल्ड लिस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट, उसको हम कब कहेंगे, इफ ए लेस और इक्वल्स टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अगर ए क्या हो जाए, लेस और इक्वल्स टू बी, मतलब एस का सभी एलिमेंट से ये अगर छोटा हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम एलिमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू, एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट, कौन सा, वन, क्योंकि वन से छोटा और कोई एलिमेंट एन में नहीं है। बट जेड हैज नो लिस्ट एलिमेंट, क्योंकि जेड जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस में भी इंफिनिटी जा रहे हैं और माइनस में भी इंफिनिटी जा रहे हैं। इंफिनिटी मतलब क्या है, अनडिटरमाइंड, जिस टर्म को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। माइनस में आप एक सबसे बड़ा नंबर बताइए, मतलब बहुत बड़ा नंबर बताइए माइनस में, और उसके बाद भी और एक माइनस टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी इसका लिस्ट एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पर मैंने जेड का जो सबसेट है लाइक टू जेड, यहाँ पर इसका भी लिस्ट एलिमेंट नहीं है। टू जेड थ्री जेड कोई भी जेड का अगर हम लेंगे तो वहां पर भी लिस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि सभी का क्या हो जाएगा, माइनस में भी जितने एलिमेंट होंगे और प्लस में भी उतने एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब इनफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिस्ट एलिमेंट उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, कोई भी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, लिस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। ऑयल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ऑयल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट,
ठीक है। सभी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें ट्रू एंड फॉल्स का कोई क्वेश्चन दे सकता है। सभी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन का, ठीक है, क्या हो सकता है, एक लिस्ट एलिमेंट हो सकता है। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी, ये याद रखना है हमें। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सभी नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब क्या है कि ये इनफाइनिट नंबर्स ऑफ हो सकता है, पर एम्प्टी नहीं, फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पर एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो उन सभी सेट में एक लिस्ट एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, in fact this principle is equivalent to every non-empty subset of an union zero has a list element। इसका मतलब ही तो नॉन एम्प्टी हुआ ना, तो इसीलिए ये वाइल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, थ्योरम वन क्या है,